Welcome dear students. Good morning all of you. Dear students, आज हिंदी मीडियम क्लास के लिए केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी संपूर्ण विश्व कोरोना की एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी के समय में सिचुएशन को ध्यान रखते हुए अभी स्कूलें ओपन करने का ऑर्डर जो है जारी नहीं किया गया है। तब तक हम लाइव क्लास में आपके साथ ऑनलाइन क्लासेज लेकर के जुड़े हुए हैं। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए आप ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन लेक्चर्स देखते रहें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है। नीट का एग्ज़ाम्स लगभग मई एंड या जून के स्टार्टिंग में रहेगा, तो आपका उतना टाइम ऑफलाइन क्लास में इस बार नहीं मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से, सही वे से कंटिन्यू रखें। ओके। अभी तक हमने केमिकल बॉन्डिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के बाद, कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन करने के बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए और फिर हमने कोवेलेंट और इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड में डिफरेंट देखे। कोवेलेंट जो कंपाउंड्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे उपसहसंयोजी आबंध या डेटिव बॉन्ड, दाता आबंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये देखो, हमने अभी सहसंयोजी आबंध पढ़ा। सहसंयोजी आबंध में क्या था? सहसंयोजी आबंध में दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का समान साझा हो रहा था। लेकिन हम कहें कि जब परमाणुओं में असमान साझा हो तब उनके बीच जो आबंध बनेगा ये आबंध होगा उपसहसंयोजी आबंध। तो उपसहसंयोजी आबंध जो है सहसंयोजी आबंध की विशेष स्थिति है। सहसंयोजी आबंध की क्या है? विशेष कंडीशन है। ठीक है। इसमें क्या होगा? एक परमाणु जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मैंने सपोज किया ये परमाणु ए, इस परमाणु का अष्टक पूर्ण है। ये अष्टक पूर्ण वाला परमाणु जब दूसरे परमाणु के साथ जिसके पास अष्टक में एक इलेक्ट्रॉन युग्म कम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या है, इसके पास कमी है अष्टक पूर्ण करने के लिए, इसके साथ जब ये जुड़ेगा तब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन आबंध निर्माण के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देगा? जिसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। और ये बी जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी थी। इस तरीके से इस इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे के कारण इन दोनों के बीच एक आबंध बनेगा, जिस आबंध को हम तीर के निशान से दर्शाते हैं। और तीर का निशान हमेशा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरफ होता है। तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु हो गया और ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही परमाणु हो गया। ठीक है। और इस तरीके से इनके बीच जो साझे में इलेक्ट्रॉन्स आए ये एक ही परमाणु के द्वारा दिए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का जो साझा हो रहा है ये असमान साझा हो रहा है और असमान साझे से जो आबंध बनेगा इस आबंध को हम कहेंगे उपसहसंयोजी आबंध। ठीक है। तो हमने क्या कहा? यह सहसंयोजी आबंध की विशेष स्थिति है जिसमें साझे के इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं तथा इस प्रकार इलेक्ट्रॉन युग्म का असमान साझा होता है। कैसा साझा होता है? असमान साझा होता है। ठीक है, कौन से परमाणुओं में बनेंगे? एक परमाणु में अष्टक पूर्ण है और दूसरे परमाणु को अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता है। ठीक है, तो जब ये अष्टक पूर्ण वाला परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है ये इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा, तो इनके बीच जो एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा इसको हम कहेंगे उपसहसंयोजी आबंध या दाता आबंध। कौन सा आबंध बन गया? उपसहसंयोजी आबंध। और इस उपसहसंयोजी आबंध को एरो के साइन से, तीर के निशान से दर्शाते हैं। कौन से निशान से? तीर के निशान से दर्शाते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं एक सहसंयोजी आबंध जिसमें आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु द्वारा साजित किए जाते हैं, एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, उपसहसंयोजी आबंध कहलाता है। कौन सा आबंध कहलाता है? उपसहसंयोजी आबंध कहलाता है। ठीक है, और इस उपसहसंयोजी आबंध को हम तीर के निशान से व्यक्त करेंगे। ठीक है, इसमें ये हो गया एक दाता परमाणु जिसको हमने कहा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, ये हो गया ग्राही परमाणु जिसको हमने कहा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। ठीक है, अब इसकी हम मैकेनिज्म देखें कैसे। उपसहसंयोजी आबंध के निर्माण की मैकेनिज्म क्या होगी? ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं उपसहसंयोजी आबंध के निर्माण की मैकेनिज्म को दो स्टेप में व्यक्त करूंगा। उपसहसंयोजी आबंध या दाता आबंध जो है इसके निर्माण की क्रियाविधि हम दो स्टेप में लेंगे। क्या कहा जाता है कि इसकी क्रियाविधि क्या होगी? किसकी क्रियाविधि? उपसहसंयोजी आबंध के निर्माण की। इसकी क्रियाविधि मैंने कही कितने स्टेप में? दो स्टेप में हम इसको व्यक्त करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है? स्टेप फर्स्ट कहता है जिस परमाणु के पास अष्टक पूर्ण है ये परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देकर के धनायन बना लेगा। क्या बना लेगा? धनायन। जिसके पास अष्टक में इलेक्ट्रॉन की कमी है ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये ऋणायन बना लेगा। क्या बना लेगा? ऋणायन। ये स्टेप फर्स्ट है। फिर सेकंड स्टेप में क्या कहा गया? स्टेप सेकंड में कहा गया कि इस धनायन और इस ऋणायन, ये धनायन है ये ऋणायन है, इस दोनों के साथ में अब एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होगी और इस पार्टनरशिप से इनके बीच, इस इलेक्ट्रॉन युग्म की पार्टनरशिप से एक बंध बनेगा जिस बंध को हम कहेंगे उपसहसंयोजी आबंध। ठीक है, कौन सा आबंध है? उपसहसंयोजी आबंध। इसकी क्रियाविधि को ये दो स्टेप में व्यक्त करेंगे हम कि दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और ग्राही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा और इससे एक धनायन और एक ऋणायन चार्ज, ऋणावेशित स्पीसीज हमें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, और फिर ये दोनों स्पीसीज अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगी
और साझा करके स्टेप सेकंड में हमने कह दिया इनके बीच क्या बन जाएगा, एक आबंध बन जाएगा और इस आबंध को हम कहेंगे उपसहसंयोजी आबंध। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में हुआ दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, धनायन बनाता है तथा ग्राही परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बना देता है। क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आकर के ऐड हो जाएगा और ये इस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेगा, ऋणायन बना लेगा। ठीक है, फिर सेकंड हमने क्या कहा, ये आवेशित समूह जो हैं एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे और इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो जाएगा दोनों के बीच में। तो मैंने कहा ये आवेशित समूह इलेक्ट्रॉन का साझा कर क्या बना लेंगे, आबंध बनाएंगे। आबंध का क्या करेंगे, निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, आबंध का निर्माण करते हैं। क्लियर। तब हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों एक धनायन बनाए और फिर इनके बीच एक ऋणायन बने, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं सीधा सीधा, एक ही स्टेप में मैं इसको अलग अलग ना लिख करके ऐसे लिख सकता हूं कि ये परमाणु ए जिसके पास अष्टक पूर्ण है, ये परमाणु बी जिसके पास अष्टक की कमी है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये दोनों जब जुड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इसके पास 8 में से 7 इलेक्ट्रॉन बच गए और ये इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बनाएगा, धनायन। और जो दूसरा परमाणु था ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा। इस तरीके से मैं आपसे कह सकता हूं कि इनके बीच में, धनायन और ऋणायन के बीच में एक अट्रैक्शन आएगा जिसको हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वैद्युत संयोजी आबंध या आयनिक आबंध कहा है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि जो उपसहसंयोजी आबंध बन गया, इस उपसहसंयोजी आबंध में दोनों के अभिलक्षण होंगे। किस किस के, आयनिक आबंध के लक्षण भी आ रहे हैं और फिर मैं कहूंगा समान साझा भी हो रहा है, तो सहसंयोजी के सेकंड स्टेप में साझा हुआ है एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें सहसंयोजी आबंध भी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यानी कि अब ये पूर्ण रूप से ध्रुवीय नहीं है, इसलिए मैं इस आबंध को अर्ध ध्रुवीय, सेमी पोलर बॉन्ड भी कह सकता हूं, सेमी पोलर बॉन्ड भी कह सकता हूं। ठीक है, अर्ध ध्रुवीय आबंध भी कह सकता हूं। मैं इसके एग्जाम्पल लेता हूं, कुछ एग्जाम्पल। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास उपसहसंयोजी आबंध के कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखें, तो मैंने कहा मेरे पास NH3 है, NH3 में मैंने आपसे कहा ये लोन पेयर है, इसका अष्टक पूर्ण है। इसके साथ मैंने कहा BF3 है। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, तो मैं कहूंगा नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में एक बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, उपसहसंयोजी आबंध हो जाएगा। कौन सा आबंध हो जाएगा, उपसहसंयोजी आबंध। ऐसे ही मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, NH4+ का निर्माण कैसे करें। तो NH4+ का निर्माण करें तो हमारे पास NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर है। ठीक है, और ये लोन पेयर है, तो मैं कहूंगा इसके साथ में ऐड होगा एक H+ आयन। H+ के पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है, ये ऐड होगा तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु पहले से ही बॉन्डेड है। अब ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा इसको। ठीक है, और अपना लोन पेयर जब इसको देगा तो इन दोनों के बीच उपसहसंयोजी बंध बनेगा और इस तरीके से NH4+ का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NH4+ का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें H2O2 का फॉर्मेशन कैसे करें।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं H2O2 का फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल H2O2 अणु का निर्माण। देखो H2O में क्या होता है, HOH, इसके पास लोन पेयर है 2। अब यहां ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के पास वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा इसको, और इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो HOH, और यहां पर उपसहसंयोजी आबंध बनेगा, और ये हमारे पास कंडीशन हो गई H2O2 की। ठीक है, अब हम कहें ओजोन का फॉर्मेशन कैसे करें, ओजोन का निर्माण कैसे करें, O3 अणु का निर्माण। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया O3 अणु का निर्माण। ओजोन में ऑक्सीजन के अणु में एक ऑक्सीजन का अणु है, ठीक है, इसमें दोनों ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण है, दोनों ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण है। इसके साथ में एक ऑक्सीजन परमाणु जिसके पास अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म की जरूरत है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको देगा और इसको देगा, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां एक उपसहसंयोजी बंध बनेगा। इसके पास 2 लोन पेयर रह जाएंगे, इस पर 1 रह जाएगा, और इसके पास 3 लोन पेयर रह जाएंगे। इस तरीके से O3 का निर्माण होगा। ठीक है, अब हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कैसे होगा। कार्बन के पास वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान देना। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में मैंने आपसे कहा CO अणु का निर्माण। ठीक है, CO अणु के निर्माण की बात करें तब मैं आपसे कहूंगा कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन दोनों में पहले 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। कितने कितने की समान पार्टनरशिप हुई, 2-2 की समान पार्टनरशिप हुई। चलो हम बात कर लें 2-2 की समान पार्टनरशिप में हमारे पास कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने दिए, ऑक्सीजन के पास 6, और कार्बन के वैलेंस सेल में 6 बच गए, और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 8 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए। अब क्या होगा, अष्टक पूर्ण करने के लिए ये ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन युग्म और दान करेगा, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक डबल बॉन्ड बन गया, और एक उपसहसंयोजी बंध बना जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दिया किसने, ऑक्सीजन ने। किसको, कार्बन को। तो ऑक्सीजन दाता परमाणु हो गया, कार्बन गिराई हो गया। कार्बन के पास एक लोन पेयर बच गया, ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर बच गया। इस तरीके से फॉर्मेशन होगा किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 आबंध बने जो दोनों की समान पार्टनरशिप से बनते हैं, सहसंयोजी हैं। तीसरा जो आबंध बन रहा है ये असमान पार्टनरशिप से बना, इसको हम कहेंगे उपसहसंयोजी आबंध। ठीक है, अब हम बात करेंगे उपसहसंयोजी यौगिकों के अभिलक्षण। क्लियर, हम उपसहसंयोजी आबंध को एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए। अब हम डियर स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं आपसे उपसहसंयोजी यौगिकों के अभिलक्षण। क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उपसहसंयोजी यौगिकों की। तो हमने कहा उपसहसंयोजी यौगिकों के अभिलक्षण या गुण। ठीक है, हम बात करें उपसहसंयोजक यौगिकों के गुण में, सबसे पहले हम लेंगे फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल स्टेट की हम बात करें, भौतिक अवस्था की हम बात करें, तो भौतिक अवस्था में हम कहेंगे कि ये सामान्य स्थिति में, सामान्य परिस्थितियों में लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, और ये सॉलिड भी हो सकते हैं। कोई सी भी स्थिति में हो सकते हैं,
ठीक है। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड पॉइंट पर हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो हैं ये कोवेलेंट वाले से ज्यादा होंगे लेकिन आयनिक कंपाउंड से कम होंगे। सहसंयोजी से उच्च होंगे, सहसंयोजी यौगिकों से उच्च होंगे लेकिन आयनिक यौगिकों से कम होंगे। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सहसंयोजी वाले से ज्यादा होंगे और आयनिक वाले से कम होंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरे में हम लेते हैं विलेयता। ध्यान दो, मैंने कहा था ये सेमी पोलर है। कैसा है? सेमी पोलर है। ठीक है। तो ये सेमी पोलर होने का मतलब है कि ये पोलर सॉल्वेंट में, ध्रुवीय विलायक में स्प्रिंगली सोल्यूबल होंगे, कम विलेय होंगे, लेकिन अध्रुवीय विलायक जो है इसमें ये तेजी से विलेय होंगे, यानी कि क्या होते हैं? विलेय। ठीक है। मैंने कहा ध्रुवीय विलायक में क्या होंगे? अल्प विलेय होंगे, लेकिन अध्रुवीय विलायक में उच्च विलेय होंगे। अब हम बात करेंगे नंबर 4, स्टेबिलिटी, स्थायित्व। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका स्थायित्व सहसंयोजी अणुओं की समान ये स्थायी होंगे, सहसंयोजी यौगिकों के समान स्थायी है। जैसे सहसंयोजी स्थायी हैं वैसे ये भी क्या होते हैं? स्थायी यौगिक हैं। कैसे हैं? स्थायी। ठीक है। फिर मैं बात करूंगा नेक्स्ट चालकता की, कंडक्टिविटी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करूं चालकता, तो मैं आपसे कह दूं सहसंयोजी यौगिकों के समान अचालक होंगे। जैसे सहसंयोजी यौगिक अचालक थे, ऐसे ये भी सहसंयोजी यौगिकों के समान अचालक होंगे। कैसे होंगे? अचालक होंगे। सहसंयोजी यौगिकों के समान क्या होंगे? अचालक। ठीक है। नेक्स्ट मैं कहूंगा कि इनमें जो होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया कैसी होगी? आणविक अभिक्रिया होगी। कैसी होगी? आणविक अभिक्रिया होगी। ठीक है। फिर मैं बात करूंगा समावयवता की। किसकी बात करूंगा? समावयवता की। ठीक है। समावयवता की बात कर लूं तो जो उपसहसंयोजी आबंध है ये दिशात्मक है। उपसहसंयोजी आबंध दिशात्मक है, और हमने पहले भी डिस्कस किया था उपसहसंयोजी आबंध जब दिशात्मक है, कोई भी बंध जब दिशात्मक होगा, दिशात्मक है, तब मैं कहूंगा समावयवता दर्शाएगा। अतः ये समावयवता दर्शाते हैं, समावयवता दर्शाते हैं। ठीक है। समावयवता क्या करेंगे? दर्शाते हैं। क्लियर। फिर मैं बात कर लूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पैरावैद्युतांक। ठीक है। और इनके पैरावैद्युतांक जो होते हैं उपसहसंयोजी आबंध से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होंगे? हाई। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि इनमें कौन से आबंध आयनिक होंगे और कौन से आबंध सहसंयोजी होंगे। ठीक है। मैं रफ कर देता हूं यहां तक। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चनों पर, और
जिसमें मैं सबसे पहले क्वेश्चन ले रहा हूं, जिस क्वेश्चन में हम आपसे कहेंगे कि कुछ यौगिक मैं लिख रहा हूं, इनमें कौन से आबंध बनेंगे, क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो मैं आपसे कह दूं क्वेश्चन, निम्न परिस्थितियों में, निम्न स्थितियों पर, पहला क्वेश्चन, सॉरी चेंज करता हूं मैं, पहला क्वेश्चन, निम्न स्थितियों पर निर्मित आबंध हैं। पहला मैंने आपसे कहा डेल्टा ई एन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है, डेल्टा ई एन जीरो है, डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है, तब मैं आपसे कहूंगा इस कंडीशन पर जो आबंध बनेगा ये होगा शुद्ध, प्योर कोवेलेंट होगा, सहसंयोजी होगा। ठीक है, सेकंड में कह दूं डेल्टा ई जो है, इस डेल्टा ई एन की वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता की वैल्यू कम है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन में आपसे कह देता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये हाई है, डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट जो है हाई है, तो मैं कहूंगा इस कंडीशन में इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आयनिक या पोलर आबंध बनेगा। ठीक है, लेकिन डेल्टा ई एन कम है, तब मैं आपसे कहूंगा यहां पर सेमी पोलर आबंध बनेगा। कौन सा आबंध बनेगा? सेमी पोलर आबंध। ठीक है, तीन कंडीशंस हमें दे सकता है और हमसे आबंध के विश्लेषण कराएगा, कौन सी कंडीशन पे कौन से आबंध का निर्माण होगा। क्लियर? फिर अपने से कहेगा निम्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से कह सकता है निम्न में आबंध के प्रकार को समझाइए। आबंध का प्रकार दर्शाना है। ठीक है, फर्स्ट मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट मेरे पास है Na2S। देखो ये मेटल है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया मेटल, तो जो दूसरा ग्रुप है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तब मैं कहूंगा कि यहां पर जो बंध बनेगा वो बंध कौन सा हो जाएगा? आयनिक बंध हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो गया। ठीक है, सेकंड में आपसे कह दूं NaH, तो सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तब मैं कहूंगा कौन सा आबंध बनेगा? आयनिक आबंध बनेगा। कौन सा आबंध बनेगा? आयनिक। फिर मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूं, SnCl4 में बताओ, SnCl4 में बताओ क्या होगा। तो SnCl4 में मैं आपसे कहूंगा ये जो है 14 ग्रुप वाले हैं, इस Sn के पास 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी, तो ये Cl के साथ 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा? समान पार्टनरशिप करेगा, 4 जगह 4 बॉन्ड बनाएगा। Sn Cl के साथ 4 समान पार्टनरशिप करके और बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड मैं कहूंगा कौन से होंगे? सहसंयोजी होंगे। कौन से होंगे? सहसंयोजी होंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बात कर लेता हूं नेक्स्ट नंबर फोर्थ पे। मैंने कहा डायमंड, हीरा। हीरा जब मैं कह दूं डायमंड में, तो भी कौन सा बंध बनेगा? सहसंयोजी आबंध बनेगा। ग्रेफाइट एग्जांपल ले लेता हूं, तो ग्रेफाइट में भी कौन सा आबंध बनेगा? सहसंयोजी आबंध बनेगा। यहां पर कैल्शियम कार्बाइड ले लेता हूं, तो आबंध जो है सेमी पोलर होगा, यानी कि आयनिक होगा। कैसा होगा? आयनिक। ठीक है, सेमी पोलर जिसको हम बोलेंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखना, कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध होगा, ये बंध होगा सहसंयोजी। ठीक है ना, कार्बन और कार्बन के बीच बंध पूछ ले तो कौन सा होगा? सहसंयोजी।
कैल्शियम और कार्बन के बीच बंध पूछ लेता है, तब हम कहेंगे कौन सा बंध होगा, आयनिक बंध होगा। ठीक है, फिर हम बात कर लेंगे C2H4 में कैसा बंध होगा। C2H4 तो हमारे पास ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं इनमें सहसंयोजी बंध होता है। मैंने कहा CaCl2 में बता दो कौन सा बॉन्ड होगा, तो CaCl2 में मैं आपसे कहूंगा आयनिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। क्लियर है। इस तरीके से हमसे पूछेगा, मैं कह दूं सोडियम और क्लोरीन के बीच में, सोडियम और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन होता है तो किस प्रकार के आबंध का निर्माण होगा। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा आ गया, ज्यादा डिफरेंस हो गया, तब मैं कहूंगा कौन सा बंध बनेगा, आयनिक आबंध। ठीक है, फिर मैं कह देता हूं कार्बन और सल्फर के बीच में कौन सा बंध बनेगा। कार्बन डाइसल्फाइड बनता है CS2, कार्बन डाइसल्फाइड में सहसंयोजी आबंध बनेगा। कौन सा आबंध बनेगा, सहसंयोजी आबंध बनेगा। ठीक है, फिर मैं आपसे कह देता हूं सल्फर और ऑक्सीजन से, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, तो सल्फर और ऑक्सीजन में या तो SO2 बनेगा या SO3 बनेगा। SO2 और SO3 में भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, मैं कह दूं कैल्शियम और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंध बनेगा, तो कैल्शियम और हाइड्रोजन, कैल्शियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाइड्रोजन जो है अब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और यहां जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड हो जाएगा आयनिक। क्लियर। तो इस तरीके से हमसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर सकता है, कौन सा आबंध किस तरीके से निर्मित होगा, ये हमारे माइंड में क्लियर सेट होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय।